Hello, future JRFs. Welcome back to part 3 of our core concept decoding series. पिछले वीडियो में हमने जो रिस्पॉन्स देखा था डेट वॉज एब्सोल्यूट फायर। आज हम ऐसे क्वेश्चंस तोड़ने वाले हैं जो CSI नेट के ऑल टाइम फेवरेट है। स्क्रीन पर दिए गए इस क्वेश्चन को ध्यान से देखो। ये क्वेश्चन दिखने में सिंपल स्टेटमेंट बेस्ड लगता है, पर इसके अंदर मॉलिक्यूलर बायोलॉजी का एक बहुत डीप कॉन्सेप्ट छुपा है। तो चलिए अपने उसी सिग्नेचर फ्लो में इसको डिकोड करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं क्वेश्चन ओरिजिन की। ये क्वेश्चन सीधा यूनिट 3 फंडामेंटल प्रोसेस से उठाया गया है, स्पेसिफिकली ट्रांसलेशन, प्रोटीन सिंथेसिस और उसके इनहिबिटर से। अगर आप वॉटसन जैसे स्टैंडर्ड रेफरेंस बुक पढ़ते हैं तो उसमें ट्रांसलेशन इनहिबिटर के मैकेनिज्म पर एक पूरा डेडिकेटेड सेक्शन होता है, जहां से ये एग्जैक्ट सिनारियो फ्रेम किया गया है। अब आते हैं क्वेश्चन डिकोडिंग एंड कोर कॉन्सेप्ट पर। क्वेश्चन कह रहा है कि एक एंटीबायोटिक है जो एमिनो एसिड टीआरएनए की मिमिक्री कर रहा है, पॉलीपेप्टाइड चेन में घुस जाता है और इलोंगेशन को वहीं रोक देता है, या फिर यहाँ कहे प्रीमेच्योर टर्मिनेशन कर देता है। दिमाग की बत्ती चलाओ, ये किस एंटीबायोटिक की बात कर रहा है? एग्जैक्टली, पुरोमाइसिन। यहाँ पुरोमाइसिन की बात हो रही है। अब इसका कोर कॉन्सेप्ट समझते हैं। ट्रांसलेशन के टाइम नया अमीनो एसिड लेके आने वाला टीआरएनए हमेशा राइबोसोम के ए साइट पर आता है। अब पेप्टाइड बॉन्ड कैसे बनता है? ए साइट में जो नया अमीनो एसिड आता है उसका फ्री अमीनो ग्रुप NH2 जाकर पी साइट वाली ग्रोइंग चेन पर कार्बोक्सिल ग्रुप यानी C डबल बॉन्ड OH पर न्यूक्लियोफिलिक अटैक करता है, तभी बॉन्ड बनता है। पुरोमाइसिन के पास भी बिल्कुल वैसा ही एक अमीनो ग्रुप होता है जो इस अटैक के लिए रेडी रहता है, लेकिन जुड़ने के बाद उसके पास आगे बॉन्ड बनाने के लिए प्रॉपर स्ट्रक्चर नहीं होता, इसीलिए ट्रांसलेशन वहीं रुक जाता है। कॉन्सेप्ट क्लियर? अब आते हैं ऑप्शन एनालिसिस पर और हर एक स्टेटमेंट को डिटेल में देखते हैं। स्टेटमेंट ए, ये स्टेटमेंट कहता है कि एंटीबायोटिक राइबोसोम में ए साइट के थ्रू एंट्री करता है। जैसे हमने कोर कॉन्सेप्ट में समझा, नया आने वाला मॉलिक्यूल हमेशा ए साइट में एंट्री ही लेता है। तो स्टेटमेंट ए बिल्कुल करेक्ट है। स्टेटमेंट बी, ये स्टेटमेंट कह रहा है कि एंट्री पी साइट से होती है। ट्रांसलेशन के दौरान पी साइट पर तो ऑलरेडी ग्रोइंग पॉलीपेप्टाइड चेन बनी हुई होती है, वहां डायरेक्टली नया मॉलिक्यूल नहीं आता, इसलिए स्टेटमेंट बी गलत हो गया। स्टेटमेंट सी, ये कहता है कि एंटीबायोटिक का स्ट्रक्चर अमीनो एसिड के कार्बोक्सिल टर्मिनल को रिसेंबल करता है। हम जानते हैं कि पेप्टाइड बॉन्ड बनाने के लिए ए साइट वाले मॉलिक्यूल को अपने अमीनो ग्रुप से अटैक करवाना होता है। अगर वो कार्बोक्सिल टर्मिनल जैसा दिखेगा तो रिएक्शन आगे बढ़ेगी ही नहीं, इसलिए स्टेटमेंट सी गलत है। स्टेटमेंट बी, ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही पॉइंट पकड़ रहा है। पुरोमाइसिन या इसे फेक टीआरएनए का स्ट्रक्चर अमीनो एसिड टर्मिनल्स को रिसेंबल करता है, और यही रीजन है कि इसका अमीनो ग्रुप पेप्टाइड बॉन्ड बनाने के लिए अवेलेबल रहता है, इसलिए स्टेटमेंट डी बिल्कुल करेक्ट है। हमारे करेक्ट स्टेटमेंट हुए ए एंड डी। नीचे दिए गए ऑप्शन को चेक करें तो उस हिसाब से हमारा सही आंसर निकलता है ऑप्शन नंबर 2। एग्जामिनर जानता है आप रट्टा मार के आए हो कि पूरा माइसिन मिमिक की टीआरएनए एंड स्टॉप ट्रांसलेशन करता है, लेकिन उसने डायरेक्टली पूरोमाइसिन का नाम नहीं दिया। असली ट्रैप था स्टेटमेंट सी और डी के बीच का कंफ्यूजन। अक्सर स्टूडेंट एग्जाम प्रेशर में भूल जाते हैं कि पेप्टिडाइल ट्रांसफरेज रिएक्शन में न्यूक्लियोफिलिक अटैक अमीनो टर्मिनल से होता है या कार्बोक्सिल टर्मिनल से। अगर आपके बेसिक क्लियर नहीं है तो आप सी और डी में कंफ्यूज हो जाओगे और आते हुए मार्क्स नेगेटिव में गवा दोगे, इसलिए सिर्फ फोकस मत रटो, मैकेनिज्म को स्टेप बाय स्टेप विजुलाइज करो। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। इस क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए। ये एनिमल फिजियोलॉजी को का एक बहुत ही डायरेक्ट और कॉन्सेप्चुअल सवाल है, जहाँ छोटी सी गलती आपके मार्क्स ले डूबती है। तो बिना टाइम वेस्ट किए इसको डिकोड करते हैं। बात करें इसके क्वेश्चन ओरिजिन की तो ये क्वेश्चन सीधा एनिमल फिजियोलॉजी के यूनिट 7 से लिया गया है। स्पेसिफिकली ये कार्डियोवास्कुलर सिस्टम और एंडोक्राइनोलॉजी के इंटरसेक्शन से आता है, जहां हम ब्लड प्रेशर रेगुलेशन पढ़ते हैं। न्यूटन एंड हॉल जैसी स्टैंडर्ड बुक्स में ब्लड प्रेशर कंट्रोल के मैकेनिज्म के अंदर इसका डायरेक्ट एक्सप्लेनेशन मिल जाएगा। आते हैं क्वेश्चन डिकोडिंग एंड कोर कॉन्सेप्ट पर। क्वेश्चन पूछ रहा है कि इनमें से क्या एंटीरोपेप्टिन्स के द्वारा नॉट यानी नहीं होता है। सबसे पहले समझते हैं कि एट्रियोपेप्टिन आखिर है क्या। एट्रियोपेप्टिन को हम कॉमनली ANP यानी
एट्रियल नेट्रियोरेटिक पेप्टाइड के नाम से जानते हैं। जब हमारी बॉडी में ब्लड वॉल्यूम या ब्लड प्रेशर बहुत ज़्यादा हो जाता है, तब हमारे हार्ट का एट्रिया स्ट्रेच होते हैं और इस पेप्टाइड हार्मोन को रिलीज करता है। तो एएनपी में गोल क्या हुआ? इसका एक ही मकसद है, बढ़े हुए ब्लड प्रेशर और ब्लड वॉल्यूम को कम करना। अब बॉडी ब्लड वॉल्यूम कैसे कम करेगी? सिंपल सी बात है, एक्स्ट्रा सोडियम और पानी को यूरिन के थ्रू बॉडी से बाहर निकालकर और ब्लड वेसल को रिलैक्स करके। इस कोर कॉन्सेप्ट को दिमाग में लॉक कर दो और ऑप्शंस देखो। ऑप्शन एनालिसिस। अब आते हैं ऑप्शन एनालिसिस पर और हर एक स्टेटमेंट को डिटेल में समझते हैं कि एएनपी क्या करता है और क्या नहीं। ऑप्शन वन, नेट्रियोरेसिस। नेट्रियम मतलब सोडियम और यूरेसिस मतलब यूरिन में पास होना। एएनपी डायरेक्ट किडनी को सिग्नल देता है कि एक्सेस सोडियम को बाहर निकालो। तो ये तो एएनपी का प्राइमरी फंक्शन है, इसलिए ये हमारा आंसर नहीं हो सकता। ऑप्शन टू, वेसो कॉन्ट्रैक्शन। वेसो कॉन्ट्रैक्शन का मतलब है ब्लड वेसल्स का सिकुड़ना यानी नैरो होना, जिसे हम ब्लड प्रेशर और बढ़ता है। लेकिन हमने अभी कोर कॉन्सेप्ट में समझा कि एएनपी का गोल तो ब्लड प्रेशर कम करना है, इसलिए एएनपी हमेशा वेसो डायलेशन यानी वेसल्स को रिलैक्स करवाता है, वेसो कॉन्ट्रैक्शन नहीं। तो ये काम एएनपी नहीं करता है और यही हमारा सही आंसर भी है। अब आते हैं ऑप्शन थ्री, ड्यूरेसिस। ड्यूरेसिस का मतलब है यूरिन आउटपुट बढ़ाना यानी वाटर लॉस। फिजियोलॉजी का रूल यह है कि जहाँ सोडियम जाएगा, पानी उसके पीछे पीछे आएगा। जब सोडियम बाहर निकलता है तो पानी भी एक्सक्रीट होता है। एएनपी ब्लड वॉल्यूम कम करने के लिए ड्यूरेसिस करवाता है, इसीलिए ये भी हमारा आंसर नहीं है। ऑप्शन फोर, इनहिबिशन ऑफ ऑल्डोस्टेरोन सिक्रीशन। अल्डोस्टेरोन हार्मोन का काम होता है सोडियम और वाटर को बॉडी में रोक कर रखना, रिटेन रखना। क्योंकि एएनपी को सोडियम बाहर निकालना है, तो वो एल्डोस्टेरोन को बिल्कुल अपोजिट काम करवाता है और उसके सिक्रेशन को रोकता है। तो ये एएनपी का फंक्शन है, तो ये भी आंसर नहीं होगा। इस क्लियर एनालिसिस के बाद हमारा करेक्ट आंसर निकलता है ऑप्शन नंबर टू। अब बात करते हैं द एग्जामिनर ट्रैप की। इस क्वेश्चन में एग्जामिनर ने दो जगह बहुत स्मार्ट ट्रैप पर सेट किए हैं। पहला ट्रैप था नोट वर्ड। अक्सर एग्जाम के हाई प्रेशर में हम नोट वर्ड पढ़ना भूल जाते हैं और पहला ही ऑप्शन देखकर खुशी खुशी उसे टिक कर देते हैं क्योंकि वो तो एएनपी से रिलेटेड है। दूसरा ट्रिप था टर्मिनोलॉजी, यानी कि एंट्रियोपेप्टिन वर्ड यूज करके एग्जामिनर ने उस स्टूडेंट को कंफ्यूज करने की कोशिश की जो सिर्फ एएनपी रट कर आ गए थे। एक जेआरएफ रैंक अचीवर के नाते मेरा आपको यही स्ट्रिक्ट सजेशन रहेगा कि सिस्टम फिजियोलॉजी में टर्म्स उसके सिनोनिम्स और रेस पाथवे वर्सेस एएनपी के अपोजिट इफेक्ट्स का एक कंपैरेटिव चार्ट दिमाग में हमेशा क्लियर रखना। कॉन्सेप्ट क्लियर होगा तो टर्म्स आपको दिमाग में कंफ्यूज नहीं कर पाएगी। तो चलिए अगले क्वेश्चन पर आते हैं। प्लांट फिजियोलॉजी और प्लांट पैथोजन इंटरेक्शन का ये एक बहुत ही शानदार कॉन्सेप्चुअल सवाल है। ध्यान से इस क्वेश्चन को देखिए। ये उन टॉपिक्स में से है जो सीएसआई नेट हर बार घूम फिर के पूछता ही है। तो बिना देरी किए इसको अपने स्टाइल में डिकोड करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं क्वेश्चन ओरिजिन की। ये क्वेश्चन यूनिट 6 सिस्टम फिजियोलॉजी प्लांट से आता है और इसका स्पेसिफिक सब टॉपिक है प्लांट स्ट्रेस फिजियोलॉजी और प्लांट पैथोजन इंटरेक्शन। टेज एंड जेगलर जैसी स्टैंडर्ड रेफरेंस बुक में प्लांट डिफेंस मैकेनिज्म और ऑक्सीडेटिव ब्रस्ट के चैप्टर में आपको ये सारी डिटेल्स बिल्कुल क्लियरली मिल जाएगी। अब आते हैं क्वेश्चन डिकोडिंग एंड कोर कॉन्सेप्ट पर। क्वेश्चन हमसे पूछ रहा है कि जब प्लांट में पैथोजन का इंटरेक्शन होता है तब रिएक्टिव ऑक्सीजन स्पीसीज का सिंथेसिस के बारे में कौन सा स्टेटमेंट इनकरेक्ट है? ध्यान दीजिए, यहाँ इनकरेक्ट क्वेश्चन पूछा है। यहाँ कोर कॉन्सेप्ट है ऑक्सीडेटिव बर्स्ट। जैसे ही प्लांट को पता चलता है कि उस पे किसी पैथोजन ने अटैक किया है, उसका पहला डिफेंस रिस्पॉन्स होता है आरओएस, जैसे सुपर ऑक्साइड रेडिकल्स एंड हाइड्रोजन पेरोक्साइड का रैपिड प्रोडक्शन करना। इससे ही ऑक्सीडेटिव बर्स्ट भी कहते हैं। ये आरओएस एपोप्लास्ट यानी सेल वॉल एरिया में बनते हैं और इनका मेन सोर्स होता है प्लाज्मा मेम्ब्रेन पर बैठा एक एंजाइम जिसे कहते हैं डी डी एन ए डी पी ए NADPH ऑक्सीडेज, जिसे प्लांट में RBOH यानी रेस्पिरेटरी बर्स्ट ऑक्सीडेज होमोलॉग भी कहते हैं।
इस एंजाइम को एक्टिवेट होने के लिए कैल्शियम आयंस और कैल्शियम डिपेंडेंट प्रोटीन काइनेज यानी सीडीपीकेज के द्वारा फॉस्फोराइलेशन की स्ट्रिक्ट जरूरत होती है। ये कैस्केड याद रखना बहुत जरूरी है। कॉन्सेप्ट दिमाग में बैठ गया। अब बात करते हैं ऑप्शन एनालिसिस और हर एक स्टेटमेंट को स्टेप बाय स्टेप तोड़ते हैं। स्टेटमेंट वन, ये स्टेटमेंट कह रहा है कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन स्पैनिंग NADPH ऑक्सीडेज ROS सिंथेसिस में इन्वॉल्व होता है, जिसे हमने कोर कॉन्सेप्ट में समझा। यही तो में मेन हीरो है जो ROS बनाता है, तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट है। स्टेटमेंट टू, ये कह रहा है कि NADPH ऑक्सीडेज को आर्बिनोडोप्सिस में 8 रो रेसिप्टोरेट बर्स्ट ऑक्सीडेज होमोलॉजी जीन इनकोड करते हैं। स्टेटमेंट टू कह रहा है NADPH ऑक्सीडेज को एरोडोप्सिस में ATRBOH जीन इनकोड करते हैं। प्लांट बायोलॉजी में ये एक वेल स्टैब्लिश फैक्ट है कि NADPH ऑक्सीडेज को RBOH ही कहा जाता है। ये स्टेटमेंट एकदम सही है। स्टेटमेंट थ्री, ये स्टेटमेंट कहता है कि NADPH ऑक्सीडेज के एक्टिवेशन के लिए कैल्शियम डिपेंडेंट प्रोटीन काइनेसिस की जरूरत नहीं होती। ये स्टेटमेंट कॉन्सेप्ट के बिल्कुल अपोजिट है। बिना कैल्शियम स्पाइकिंग और CDP केस के फॉस्फोराइलेशन के RBOH एक्टिवेट हो ही नहीं सकता, इसलिए ये स्टेटमेंट गलत है। स्टेटमेंट फोर, ये स्टेटमेंट कहता है कि एपोप्लास्टिक पेरोक्सीडेज एंजाइम भी ROS प्रोडक्शन में इन्वॉल्व होता है। NADPH ऑक्सीडेज के अलावा सेल वॉल के पेरोक्सीडेज भी सेकेंडरी सोर्स के रूप में ROS बनाते हैं पैथोजन अटैक के टाइम पर। तो ये स्टेटमेंट भी करेक्ट है। तो इस हिसाब से हमारा स्टेटमेंट नंबर वन राइट है, स्टेटमेंट नंबर टू भी राइट है और स्टेटमेंट नंबर फोर भी राइट है। और यहाँ पे सिर्फ स्टेटमेंट नंबर थ्री वो गलत है। और हमारा आंसर, क्योंकि इनकरेक्ट आंसर हमें बताना था, तो हमारा ऑप्शन करेक्ट होता है ऑप्शन नंबर थ्री। और अब आखिर में देखते हैं द एग्जामिनर ट्रैप। एग्जामिनर ने यहाँ बहुत ही चालू तरीके से ट्रैप सेट किया है। पहला ट्रैप है क्वेश्चन में इनकरेक्ट वर्ड। जल्दबाजी में एग्जाम प्रेशर के अंदर स्टूडेंट करेक्ट स्टेटमेंट ढूंढने लग जाते हैं और ऑप्शन वन और ऑप्शन थ्री और सॉरी ऑप्शन वन, ऑप्शन टू और ऑप्शन फोर में से कोई एक स्टेटमेंट टिक करके चले आते हैं। दूसरा ट्रैप था ऑप्शन थ्री में डज नॉट रिक्वायर का यूज करना। अगर आपने सिग्नलिंग पाथवे को सिर्फ ऊपर ऊपर से पढ़ा है तो कैल्शियम CDP के लिंक को मिस कर दिया, तो आप इस छोटी सी नेगेटिव फ्रेजिंग में फंस जाएंगे। प्लांट डिफेंस सिग्नल में कैल्शियम एक यूनिवर्सल सेकेंडरी मैसेंजर है, इसीलिए उसका काइनेसिस प्रोसेस के लिए एब्सोल्युटली क्रूशियल होता है। बेसिक्स को फ्लो चार्ट्स में पढ़ो और एग्जामिनर के ऐसे ट्रैप्स को कभी आपको कंफ्यूज नहीं करने दो। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले सवाल पर। यह क्वेश्चन बायोकेमिस्ट्री का एक बहुत ही स्ट्रेट फॉरवर्ड और हाईली स्कोरिंग सवाल है। अगर आपने विटामिन का बेसिक केमिकल स्ट्रक्चर ध्यान से पढ़ा है तो ये क्वेश्चन स्क्रीन पर देखते ही 5 सेकंड में सॉल्व हो जाएगा। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए इसको डिकोड करते हैं। बात करते हैं क्वेश्चन ओरिजिन की, तो ये क्वेश्चन यूनिट वन मॉलिक्यूलर्स एंड देयर इंटरेक्शन रिलेवेंट टू बायोलॉजी से लिया गया है। स्पेसिफिकली ये बायोकेमिस्ट्री के विटामिन एंड कोएंजाइम वाले टॉपिक से आता है। लेनिंजर या हार्पर्स इलस्ट्रेटेड बायोकेमिस्ट्री जैसी स्टैंडर्ड बुक्स में विटामिन के केमिकल नेम्स, उसके स्ट्रक्चर और उसके एक्टिव फॉर्म्स पर एक पूरा चार्ट होता है। वहीं से ये डायरेक्ट क्वेश्चन, फैक्ट बेस्ड क्वेश्चन उठाया गया है। अब आते हैं क्वेश्चन डिकोडिंग एंड कोर कॉन्सेप्ट पर। क्वेश्चन बहुत सिंपल है। इनमें से किस विटामिन का स्ट्रक्चर में एक ट्रांजिशन मेटल आयन प्रेजेंट होता है। यहाँ कोर कॉन्सेप्ट है विटामिन के केमिकल स्ट्रक्चर और उसके मेटा कॉम्प्लेक्स पर। ट्रांजिशन मेटल्स पीरियोडिक टेबल के डी ब्लॉक एलिमेंट होते हैं, जैसे कि आयरन, कॉपर, जिंक, कोबाल्ट एक्स्ट्रा। कुछ स्पेसिफिक बायोमोलिकल्स इन मेटल्स को अपने कोर में होल्ड करके रखते हैं ताकि वो स्पेसिफिक बायोलॉजिकल रिएक्शन को कैटालाइज कर सके। जैसे हीमोग्लोबिन की पोरफायरिन रिंग में आयरन होता है। यहाँ हमें उस विटामिन को आइडेंटिफाई करना है जिसमें सेंट्रल रिंग स्ट्रक्चर में एक ट्रांजिशन एलिमेंट आयन फंसा हुआ है। कॉन्सेप्ट समझ गए?
तो अब बात करते हैं ऑप्शन एनालिसिस पर। ऑप्शन वन विटामिन सी, इसे हम एस्कॉर्बिक एसिड कहते हैं। यह एक सिंपल वाटर सोल्यूबल विटामिन है और एंटीऑक्सीडेंट है, जो प्योरली कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन एटम से बना होता है। इसमें कोई मेटल नहीं होता, तो ये ऑप्शन गलत है। ऑप्शन टू विटामिन डी थ्री, इसे क्लोइकल सिफेरॉल कहते हैं। ये स्किन में यूवी लाइट की मदद से कोलेस्ट्रॉल डेरिवेटिव्स से बनता है। यह एक फैट सोल्यूबल स्टेरॉइड लाइक स्ट्रक्चर है, जिसमें सिर्फ कार्बन रिंग्स और चेन्स होती है। इसमें कोई भी मेटल आयन नहीं होता, इसलिए ये ऑप्शन भी गलत है। विटाम ऑप्शन थ्री विटामिन बी ट्वेल्व, इसका साइंटिफिक नेम है कोबालामाइन। इसके नाम में ही इसका राज छुपा हुआ है, कोबाल्ट प्लस एमाइन। विटामिन बी ट्वेल्व स्ट्रक्चर में एक कॉम्प्लेक्स कोरिन रिंग होती है, जिसे बिल्कुल सेंटर में एक कोबाल्ट आयन फर्मली कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना के अटैच होता है। कोबाल्ट एक क्लासिकल ट्रांजिशन एलिमेंट है, तो ये ऑप्शन बिल्कुल सही है। ऑप्शन फोर विटामिन ई, इसे टोकोफिनॉल भी कहते हैं। ये एक और फैट सोल्यूबल विटामिन है, जिसमें एक क्रोमेनॉल रिंग और लंबी हाइड्रोफोबिक टेल होती है। इसमें भी किसी तरह का मेटल आयन नहीं पाया जाता, इसलिए ये स्टेटमेंट भी गलत है। इस क्लियर कट एनालिसिस के बाद हमारा करेक्ट आंसर निकलता है ऑप्शन नंबर थ्री। आखिर में देखते हैं द एग्जाम ट्रैप। सच कहूं तो इस क्वेश्चन में ऐसा कुछ डीप लॉजिकल ट्रैप नहीं था, क्योंकि ये एक डायरेक्ट मेमोरी बेस्ड नॉलेज क्वेश्चन है। लेकिन एग्जामिनर यहाँ उन स्टूडेंट्स को फिल्टर आउट करना चाहते हैं जो सिर्फ विटामिन के कॉमन नेम पढ़कर एग्जाम में बैठ जाते हैं और उनके केमिकल नेम्स या बायोकेमिकल स्ट्रक्चर पर ध्यान नहीं देते। अगर आपको विटामिन बी ट्वेल्व का केमिकल नाम कोबालामाइन याद होता, तो आप कोबाल्ट सुनते ही आप ऑटोमेटिकली राइट आंसर क्लिक कर देते। इसीलिए दोस्तों, सीएसआई नेट के लिए बायोकेमिस्ट्री पढ़ते वक्त हमेशा बायोमोलिक्यूल्स के एक्टिव कोर और उनके मेटालिक कोफैक्टर्स को हाईलाइट करके याद रखो। चलिए बढ़ते हैं एक और इंटरेस्टिंग क्वेश्चन की तरफ। यह क्वेश्चन थोड़ा अप्लाइड बायोलॉजी और इंस्ट्रूमेंटेशन का ब्लेंडर है। देखने में सिंपल है, बट एज ए रिसर्चर हमें मशीन के पीछे का बेसिक प्रिंसिपल पता होना चाहिए। तो बिना टाइम वेस्ट किए इसको अपने स्टाइल में डिकोड करते हैं। बात करें इसके क्वेश्चन ओरिजिन की, तो ये सवाल यूनिट 13 मेथड्स इन बायोलॉजी और क्लिनिकल फिजियोलॉजी का एक मिक्स है। जब आप बायोफिजिकल मेथड या लेबोरेटरी टेक्निक्स पढ़ते हैं, तो वहाँ एनालिटिकल इंस्ट्रूमेंट के बेसिक प्रिंसिपल सिखाए जाते हैं। विल्सन एंड वॉल्कर जैसी बुक्स में ऐसी स्पेक्ट्रोफोटोमेट्रिक टेक्निक और उनके क्लिनिकल एप्लीकेशन का रेफरेंसेस आपको आसानी से मिल जाएगा। अब आते हैं क्वेश्चन डिकोडिंग एंड कोर कॉन्सेप्ट पर। क्वेश्चन पूछ रहा है कि जब आप डायग्नोस्टिक लैब में सीबीसी यानी कि कंप्लीट ब्लड काउंट टेस्ट करवाते हैं, तो ऑटोमेटेड मशीन हीमोग्लोबिन हेमेटोलॉजी एनालाइजर होती है। वो आपके बॉडी में हीमोग्लोबिन की कंसंट्रेशन को प्रिसाइज कैसे नापती होगी? कभी सोचा है? यहाँ कोर कॉन्सेप्ट है बियर लैम्बर्ट्स लॉ और लाइट एब्जॉर्प्शन। समझते हैं कि मशीन के अंदर करती क्या है और कैसे। पहले वो आरबीसी को तोड़ देती है ताकि सारा हीमोग्लोबिन सेल से बाहर आ जाए। फिर एक रिएजेंट ऐड करके उसको एक स्टेबल कलर्ड कंपाउंड में कन्वर्ट किया जाता है। इस कलर्ड सॉल्यूशन से जब एक स्पेसिफिक वेवलेंथ की लाइट पास की जाती है, तो सॉल्यूशन कुछ लाइट एब्जॉर्ब कर लेता है। जितना ज्यादा हीमोग्लोबिन होगा, कलर उतना ही डार्क होगा और लाइट उतनी ही ज्यादा एब्जॉर्ब होगी। बस इस लाइट एब्जॉर्प्शन को नाप कर मशीन डायरेक्टली कंसंट्रेशन कैलकुलेशन कर लेती है, और इस लाइट एब्जॉर्प्शन को नापने वाली टेक्निक को हम कहते हैं स्पेक्ट्रोफोटोमेट्री। अब कॉन्सेप्ट दिमाग में बैठ गया होगा, तो अब बात करते हैं ऑप्शन एनालिसिस की। ऑप्शन वन सेडिमेंटेशन एनालिसिस, ये टेक्निक प्रैक्टिकल्स के सेटल होने का रेट नापती है ग्रेविटी या सेंट्रीफ्यूगेशन के अंडर। ये कंसंट्रेशन डायरेक्टली नापने का तरीका नहीं है, इसलिए ये ऑप्शन गलत है। ऑप्शन टू स्पेक्ट्रोफोटोमेट्रिक मेथड, जैसा हमने कोर कॉन्सेप्ट में समझा, हीमोग्लोबिन का कलर उसकी लाइव एब्जॉर्ब करने की प्रॉपर्टी ही उसकी कंसंट्रेशन बताती है, और स्टैंडर्ड हीमोग्लोबिन एनालाइजर एग्जैक्ट यही प्रिंसिपल यूज करता है। तो ये ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। ऑप्शन थ्री मास स्पेक्ट्रोमेट्री, ये एक हाईली एडवांस और एक्सपेंसिव टेक्निक है जो मॉलिक्यूल को मास टू चार्ज रेशियो नापती है। मोस्टली प्रोटियोमिक्स में रूटीन ब्लड टेस्ट में हीमोग्लोबिन नापने के लिए इसका यूज नहीं होता, क्योंकि ये
प्रैक्टिकल और कॉस्ट इफेक्टिव नहीं है, तो ये ऑप्शन भी गलत है। ऑप्शन 4, एनएमआर स्पेक्ट्रोस्कोपी न्यूक्लियर मैग्नेटिक रेजोनेंस का यूज करके का डिटेल 3D स्ट्रक्चर और एटॉमिक फ्रेमवर्क पता करने के लिए होता है। एक रूटीन क्लिनिकल लैब की सीवीसी मशीन के अंदर मैग्नेटिक फील्ड यूज करने वाला एनएमआर नहीं लगा होता है, इसलिए ये भी ऑप्शन गलत है। इस क्लियर एनालिसिस से हमारा करेक्ट आंसर निकल के आता है ऑप्शन नंबर 2। आखिर में बात करते हैं द एग्जामिनर ट्रैप की। यहाँ एग्जामिनर ने जानबूझकर मास स्पेक्ट्रोमेट्री और एनएमआर स्पेक्ट्रोमेट्री जैसी भारी भरकम हाई फाई टेक्निक्स की नाम ऑप्शन में डाले थे। एग्जामिनर यहाँ उन स्टूडेंट्स को फंसाना चाहता है जिन्होंने यूनिट 13 डर के मारे छोड़ दी है, या जिन्हें लगता है कि अगर ऑटोमेटेड मशीन वर्ड लिख दिया है तो जरूर ही बहुत कॉम्प्लेक्स टेक्निक ही यूज होती होगी। लेकिन मेडिकल डायग्नोस्टिक का रियल वर्ल्ड रूल ये कहता है कि डेली रूटीन टेस्ट्स हमेशा सबसे रिलायबल, फास्ट और कॉस्ट इफेक्टिव मेथड डिपेंडेंट होती है। इसीलिए जब भी इंस्ट्रूमेंटेशन पढ़ो, सिर्फ एप्लीकेशन और टेक्निक्स के नाम मत रटो, उन्हें डेली लाइफ और क्लिनिकल एप्लीकेशन जरूर समझो। बेसिक्स को स्ट्रॉन्ग रखने वाली यही स्ट्रेटेजी आपको टॉप जेआरएफ रैंक दिलाने में सबसे बड़ा रोल प्ले करती है। चलिए अपने अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। यह क्वेश्चन देखने में एक सिंपल मैचिंग टाइप लगता है, लेकिन असल में ये अप्लाइड बायोलॉजी और बायोटेक्नोलॉजी का एक सॉलिड फैक्ट बेस्ड क्वेश्चन है। अगर आपने ट्रांसजेनिक प्लांट पढ़े हैं तो ये कॉन्सेप्ट आपको जरूर पता होगा। चलिए तो बिना किसी देर के इसको डिकोड करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं क्वेश्चन ओरिजिन की। ये क्वेश्चन यूनिट 12 अप्लाइड बायोलॉजी और यूनिट 13 मेथड्स इन बायोलॉजी के ओवरलैप से आता है, स्पेसिफिकली प्लांट बायोटेक्नोलॉजी और जेनेटिक इंजीनियरिंग वाले सेक्शन से। जब आप एग्रोबैक्टीरियम मीडिएटेड ट्रांसफॉर्मेशन पढ़ते हैं तो वहाँ सेलेक्टेबल मार्कर जीन्स का एक पूरा टेबल होता है। स्लेटर या बीडी सिंह जैसी बुक्स में इन मार्कर्स की लिस्ट प्रॉपरली दी गई है और वहीं से ये डायरेक्ट सवाल उठाया गया है। अब आते हैं क्वेश्चन डिकोडिंग इन कोर कॉन्सेप्ट पर। कोर कॉन्सेप्ट यह है कि जब प्लांट सेल में कोई बाहर का जीन यानी कि फॉरेन डीएनए डालते हैं तो हमें पता कैसे चलेगा कि किन सेल में डीएनए लिया और किसने नहीं। इसीलिए हम अपने में जीन के साथ एक सेलेक्टेबल मार्कर जीन भी डालते हैं। ये मार्कर जीन प्लांट को किसी स्पेसिफिक एंटीबायोटिक्स या हर्बिसाइड से बचाने की ताकत देता है। फिर हम सारे प्लांट सेल को उस एंटीबायोटिक्स या हर्बिसाइड वाले मीडियम पर ग्रो करते हैं। जो सेल ट्रांसफॉर्म नहीं हुए वो मर जाएंगे और जिनके अंदर हमारा मार्कर जीन चला गया वो जिंदा रहेंगे। इस क्वेश्चन में हमें बस उन स्पेसिफिक मार्कर जीन को उनके सही केमिकल प्रॉपर्टी के साथ मैच करना है। कॉन्सेप्ट क्लियर। अब बात करते हैं ऑप्शन एनालिसिस और हर एक स्टेटमेंट को एक एक करके एक्सप्लेन करते हैं। ऑप्शन 1, NPTLL। ये मार्कर जीन नियोमाइसिन फोस्फोफोस्फेट ट्रांसफरेज 2 एंजाइम बनाता है। ये प्लांट को कैनामाइसिन और नियोमाइसिन जैसे एंटीबायोटिक से रेजिस्टेंस देता है। इसका स्ट्रेप्टोमाइसिन से कोई लेना देना नहीं है, तो ये मैच बिल्कुल गलत है। ऑप्शन 2, म्यूटेंट एएलएस। एएलएस मतलब एसिटोलैक्टेट सिंथेस। प्लांट में इसेंशियल अमीनो एसिड बनाने वाला एक एंजाइम है ये। इमिडेज इमिडेजोलिनोन एक हर्बिसाइड है जो नॉर्मल एएलएस को ब्लॉक करके प्लांट को मार देता है। लेकिन अगर प्लांट में म्यूटेंट एएलएस जीन डाल दिया जाए तो हर्बिसाइड पर असर नहीं कर पाता और प्लांट बच जाता है, तो ये मैच एकदम सही है। ऑप्शन 3, AADA। ये जीन अमीनोग्लाइकोसाइड एडिनो ट्रांसफरेज बनाता है जो स्ट्रेप्टोमाइसिन और स्ट्रेप्टोमाइसिन एंटीबायोटिक्स के खिलाफ रेजिस्टेंस देता है। रिपामाइसिन के लिए इसका यूज नहीं होता, तो ये मैच भी गलत है। ऑप्शन 4 है पैट। ये जीन और इसका भाई बार जीन फोस्फोन्योथ्रेसिन एसिटाइल ट्रांसफरेज बनाता है। ये एक बहुत फेमस हर्बिसाइड ग्लूफोसिनेट के खिलाफ रेजिस्टेंस देता है, पेनिसिलिन के खिलाफ नहीं, इसलिए ये भी गलत है। इस थरली एनालिसिस से हमारा करेक्ट आंसर निकल के आता है ऑप्शन नंबर 2। अब आते हैं द एग्जामिनर ट्रैप पर। इस क्वेश्चन में एग्जामिनर ने डायरेक्टली आपकी मेमोरी और फैक्ट को टेस्ट किया है। सबसे बड़ा ट्रैप था ऑप्शन 1, NPTLL। प्लांट ट्रांसफॉर्मेशन में NPTLL दुनिया का सबसे वाइडली यूज एंड
फेमस मार्कर जीन है। एग्जामिनर जानता है कि स्टूडेंट को नाम याद रहता है, पर एग्जैक्ट एंटीबायोटिक याद नहीं रहती। वो जानता है कि स्टूडेंट सोचेगा एनपीटीएलएल किसी एंटीबायोटिक्स के लिए था, शायद स्ट्रेप्टोमाइसिन ही होगा, और पहले ही ऑप्शन पर टिक करके फंस जाएगा। दूसरा ट्रैप था कि मार्कर जीन सिर्फ एंटीबायोटिक्स के लिए नहीं होते, बल्कि हर्बिसाइड्स के लिए भी होते हैं। अगर आपने बायोटेक पढ़ते वक्त सिर्फ एंटीबायोटिक मार्कर्स का रट्टा मारा है और हर्बिसाइड टॉलरेंस वाले मार्कर्स को इग्नोर किया है, तो आप इस आसान से सवाल में मार्क्स गवा देंगे। इसीलिए लिस्ट और टेबल्स को हमेशा कॉम्प्रिहेंसिवली पढ़ा करो। चलिए आगे अगले बाउंसर को फेस करते हैं। ये क्वेश्चन यूनिट 11 एवोल्यूशन एंड बिहेवियर से पूछा गया है और इसका कोर एरिया है सेक्सुअल सिलेक्शन एंड मैट चॉइस। अगर आपने एनिमल बिहेवियर बिहेवियर के लिए जॉन एलकॉक जैसे स्टैंडर्ड्स बुक पढ़ी है, तो वहाँ मैट चॉइस के अलग अलग थियोरीज पर एक पूरा चैप्टर डेडिकेटेड है। ये डायरेक्ट का कॉन्सेप्चुअल और फैक्ट बेस्ड क्वेश्चन वहीं से फ्रेम हुआ है। आते हैं क्वेश्चन डिकोडिंग एंड कोर कॉन्सेप्ट पर। क्वेश्चन स्ट्रेट फॉरवर्ड लग रहा है। इन चारों ऑप्शन में से कौन सा एक एनिमल मैट चॉइस का इवोल्यूशनरी मॉडल नहीं है? यहाँ पर नॉट लिखा हुआ है। कोर कॉन्सेप्ट यही है कि नेचर में फीमेल अपना पार्टनर चुनने में बहुत चूजी होती है, क्योंकि उनका रिप्रोडक्टिव इन्वेस्टमेंट ज़्यादा होता है। इवोल्यूशन में इस चॉइस को एक्सप्लेन करने के लिए अलग अलग मॉडल दिए गए हैं। हमें उन मॉडल्स में उस एक ऑप्शन को बाहर निकालना है जो मैटिंग से नहीं, बल्कि किसी और एवोल्यूशनरी कॉन्सेप्ट से जुड़ा हुआ है। कॉन्सेप्ट पकड़ लिया। अब बात करते हैं ऑप्शन एनालिसिस और एक एक करके इस इन मॉडल्स को समझते हैं। ऑप्शन वन है डायरेक्ट बेनिफिट मॉडल। यह मॉडल कहता है कि फीमेल उस मेल को चुनती है जिसको डायरेक्ट टेनिजिबल फायदा दे सके, जैसे खाना, रहने के लिए अच्छी टेरिटरी या बच्चों की देखभाल। ये मैट चॉइस का एक बहुत कॉमन और प्रूवन मॉडल है, तो ये आंसर नहीं होगा। ऑप्शन टू गुड जीन मॉडल। इस मॉडल के हिसाब से मेल के पास कुछ ऐसे ट्रेट्स होते हैं जो उसकी हाई जेनेटिक क्वालिटी को दर्शाते हैं, जैसे पिकॉक के सुंदर पंख। फीमेल उसे चुनती है ताकि उसके बच्चों को भी वो गुड जीन मिल सके और उनका सर्वाइवल रेट बढ़े। ये भी एक मैट चॉइस मॉडल है, इसीलिए गलत ऑप्शन है। चेज अवे मॉडल, ये थोड़ा इंटरेस्टिंग है। ये सेक्सुअल कॉन्फ्लिक्ट का मॉडल है। यहाँ मेल फीमेल के सेंसरी सिस्टम को एक्सप्लॉइट करने के लिए नए ट्रेड्स डेवलप करता है, और फीमेल उस मैनिपुलेशन से बचने के लिए रेजिस्टेंस इवॉल्व करती है। ये भी प्योरली सेक्सुअल सिलेक्शन और मैट चॉइस का इवोल्यूशनरी का ही मॉडल है, तो ये भी आंसर नहीं होगा। ऑप्शन फोर ग्रीन बियर्ड इफेक्ट। ये कॉन्सेप्ट इवोल्यूशनरी बायोलॉजी में अल्ट्रुइज्म और किन सिलेक्शन को एक्सप्लेन करने के लिए दिया गया है। ये एक थॉट एक्सपेरिमेंट है जिसमें तीन एक जीन तीन काम करता है। एक ऑब्जर्वेबल ट्रेट, दूसरा मेन उस ट्रेट को पहचानने की क्षमता देना, और उस ग्रीन बीड वाले का प्रति प्रति अल्ट्रुइज्म बिहेवियर दिखाना। इसका सेक्सुअल सिलेक्शन या मैट चॉइस से कोई डायरेक्ट लेना देना नहीं है। क्योंकि हमें नॉट पूछा गया है, तो हमारा करेक्ट आंसर होता है ऑप्शन नंबर फोर। अब आते हैं उस पॉइंट पर जिसका आपको सबसे ज्यादा इंतजार रहता है, द एग्जामिनर ट्रैप। यहाँ एग्जामिनर ने बहुत ही क्लियरली एक फैंसी टर्म यूज किया है, ग्रीन बीट इफेक्ट। अगर किसी स्टूडेंट ने एनिमल बिहेवियर को डीपली नहीं पढ़ा, तो उसे लगेगा कि ग्रीन बीट शायद किसी मेल बर्ड या एनिमल का कोई फिजिकल ऑर्नामेंट होगा जिसे देखकर फीमेल अट्रैक्ट होगी। बस यही दिमाग में आते ही वो इसको मैट चॉइस का मॉडल मान लेंगे और किसी और आसान ऑप्शन को एलिमिनेट कर देंगे। दूसरा ट्रैप वही यूनिवर्सल ट्रैप है, नॉट वर्ड का। नॉट वर्ड वो जल्दबाजी में इग्नोर कर देना। इसीलिए बिहेवियर और इवोल्यूशन पढ़ते वक्त कॉन्सेप्ट को कंपार्टमेंट में रखना सीखो। मैटिंग के कॉन्सेप्ट अलग और अल्ट्रुइज्म के कॉन्सेप्ट अलग, क्लियरिटी ही आपको एग्जाम में बचाएगी। चलिए
अब बढ़ते हैं अपने एक और मॉलिक्यूलर बायोलॉजी के मास्टर क्वेश्चन पर। स्क्रीन पर दिए गए डायग्राम वाले क्वेश्चन को देखकर अक्सर एग्जाम हॉल में प्रेशर बढ़ जाता है, पर ट्रस्ट मी, अगर आपके ट्रांजिश ट्रांसलेशन रेगुलेशन के कॉन्सेप्ट क्लियर है तो ये क्वेश्चन हलवा है। तो चलिए अपने उसी फ्लो में इसको डिकोड करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं क्वेश्चन ओरिजिन की। ये क्वेश्चन यूनिट 3 फंडामेंटल प्रोसेस से आता है, स्पेसिफिकली रेगुलेशन ऑफ जीन एक्सप्रेशन एट ट्रांसलेशनल लेवल इन यूकैरियोट्स। अगर आप वॉटसन या वीवर जैसी मॉलिक्यूलर बायोलॉजी की स्टैंडर्ड्स बुक पढ़ते हैं तो वहाँ यीस्ट में GCN4 जीन के रेगुलेशन का एक बहुत फेमस टॉपिक आता है। ये क्वेश्चन बिल्कुल उसी UORF वाले कॉन्सेप्ट पर बेस करके बनाया गया है। अब आते हैं क्वेश्चन डिकोडिंग एंड कोर कॉन्सेप्ट पर। क्वेश्चन में एक डायग्राम दिया गया है जिसमें एक यीस्ट mRNA है। इस mRNA पर पहले 5 डैश कैप है, फिर एक छोटा सा UORF यानी अपस्ट्रीम ओपन रीडिंग फ्रेम है, फिर 100 बेसेस का गैप है, और आखिर में हमारा मेन जीन Y और पॉली ए टेल है। क्वेश्चन पूछ रहा है कि जीन Y का ट्रांसलेशन को मैक्सिमम करने के लिए हमें इन चारों में से क्या रिमूव करना पड़ेगा। यहाँ कोर कॉन्सेप्ट है यूकैरियोटिक ट्रांसलेशन का स्कैनिंग मॉडल। यूकैरियोट्स में राइबोसोम की छोटी सब यूनिट 14S सबसे पहले 5 डैश कैप पर आकर बाइंड करती है और आगे 5 डैश से 3 डैश डायरेक्शन में स्कैन करना शुरू करती है ताकि उसे पहला स्टार्ट कोडन AUG मिल सके। अब डायग्राम ध्यान से देखो, राइबोसोम कैप से स्कैन करेगा तो उसे रास्ते में सबसे पहले किसका स्टार्टिंग कोडन मिलेगा? ऑब्वियसली यूआरएफ का। राइबोसोम वहीं रुक जाएगा, यूओआरएफ का ट्रांसलेट करेगा और यूओआरएफ का के स्टॉप कोडन पर आकर मोस्टली एमआरएनए से अलग हो जाएगा यानी डिसोसिएट हो जाएगा। इस छोटे से डिस्ट्रैक्शन की वजह से हमारा मेन जीन वाई बेचारा ट्रांसलेशन ही नहीं हो पाएगा, ये बहुत कम होगा। हमारा गोल है इस डिस्ट्रैक्शन को हटाना ताकि राइबोसोम सीधा जीन वाई तक पहुंच सके। अब कॉन्सेप्ट दिमाग में बैठ गया होगा। अब बात करते हैं ऑप्शन एनालिसिस और हर एक स्टेटमेंट को डिटेल में देखते हैं। ऑप्शन 1, कैप 5। 5 डैश कैप को रिमूव करने एक डिजास्टर होगा। राइबोसोम कैप को पहचान कर ही तो एमआरएनए बाइंड करता है, तो कैप नहीं होगा तो ट्रांसलेशन शुरू ही नहीं होगा, इसलिए ये ऑप्शन तो ऑब्वियसली गलत है। अब आते हैं ऑप्शन 2, स्टार्ट कोडन ऑफ द यूओआरएफ। अगर हम इस यूओआरएफ के स्टार्ट कोडन AUG को ही रिमूव या म्यूटेट कर दे तो क्या होगा? राइबोसोम जब कैप से स्कैन करता हुआ आगे बढ़ेगा तो उसे यूओआरएफ में कोई सिग्नल नहीं मिलेगा। वो रास्ता बिना रुके पार कर लेगा और सीधा जाकर जीन वाई के स्टार्ट कोडन पर बाइंड करेगा। इसे जीन वाई का ट्रांसलेशन मैक्सिमाइजेशन हो जाएगा। ये बिल्कुल करेक्ट है। ऑप्शन 3, स्टॉप कोडन ऑफ द यूआरएफ। अगर आप यूओआरएफ का स्टॉप कोडन हटा देंगे तो राइबोसोम यूओआरएफ को ट्रांसलेट करता हुआ 100 बेस के गैप वाले नॉन कोडिंग रीजन में घुस जाएगा। वहां आगे जाकर फ्रेमशिप म्यूटेशन हो सकता है या अजीब सा नॉनसेंस प्रोटीन बन सकता है जिससे जीन वाई का रीडिंग फ्रेम पूरी तरह से बिगड़ जाएगा। ट्रांसलेशन मैक्सिमाइज तो दूर की बात, पूरा मैकेनिज्म ही फेल हो जाएगा, इसलिए ये ऑप्शन भी गलत है। अब बात करते हैं ऑप्शन 4, पॉली ए टेल। यूकैरियोट्स में पॉली ए टेल एमआरएनए को डिग्रेड होने से बचाती है और कैप के साथ मिलकर एक साथ काम करती है। इसके रिमूव करने से एमआरएनए जल्दी डिस्ट्रॉय हो जाएगा और ट्रांसलेशन कम हो जाएगा, तो ये भी गलत है। इस क्लियर एनालिसिस के बाद हमारा सही आंसर निकल के आता है ऑप्शन 2। लास्ट बट नॉट लीस्ट, द एग्जामिनर ट्रैप। एग्जामिनर यहाँ आपको कहाँ फंसाना चाहता है? एग्जामिनर का सबसे बड़ा ट्रैप है ऑप्शन 3, स्टॉप कोडन ऑफ द यूआरएफ। एग्जामिनर जानता है कि एग्जाम के प्रेशर में बच्चे लोग लॉजिक लगाएंगे कि अगर हम स्टॉप कोडन हटा दे तो गाड़ी ये नहीं रुकेगी और राइबोसोम डायरेक्टली चलते चलते जीन वाई को भी ट्रांसलेट कर देगा। लेकिन वो भूल जाते हैं कि 100 बेसिस के गैप का क्या होगा, रीडिंग फ्रेम का क्या होगा।
मोलिकुलर बायोलॉजी में एक स्टार्ट को बाईपास करने का सबसे बेस्ट तरीका यही होता है कि उसकी स्टार्ट सिग्नल को ही गायब कर दो ताकि मशीनरी उसे इग्नोर कर दे। इसलिए आगे से ऐसे क्वेश्चंस में यूजुअली कॉम्प्लेक्सिटी से डरना नहीं है, स्कैनिंग मॉडल का बेसिक रूल पर टिके रहना है आपको। चलिए अगले कॉन्सेप्चुअल सवाल पर आते हैं। ये क्वेश्चन यूनिट 9 डाइवर्सिटी ऑफ लाइफ फॉर्म और यूनिट 11 एवोल्यूशन एंड बिहेवियर के ओवरलैपिंग जोन से आता है, जहां हम कॉन्सेप्ट ऑफ स्पीसीज पढ़ते हैं। अगर आपने एवोल्यूशन के लिए मार्क रिडली जैसी स्टैंडर्ड बुक्स पढ़ी है तो वहाँ बायोलॉजिकल स्पीसीज कॉन्सेप्ट या फाइलोजेनेटिक स्पीसीज कॉन्सेप्ट के बीच के डिबेट डिटेल में ध्यान दिए होंगे। ये क्वेश्चन बिल्कुल उसी डिबेट के कोर से उठाया गया है। अब आते हैं क्वेश्चन एंड डिकोडिंग एंड कोर कॉन्सेप्ट पर। क्वेश्चन हमसे पूछ रहा है कि चारों स्टेटमेंट में से फिजियोलॉजिकल स्पीसीज कॉन्सेप्ट के बारे में कौन सा स्टेटमेंट इनकरेक्ट है। सबसे पहले दिमाग में बायोलॉजिकल स्पीसीज कॉन्सेप्ट और फाइलोजेनेटिक स्पीसीज का डिफरेंस क्लियर करो। बायोलॉजिकल स्पीसीज कॉन्सेप्ट कहता है कि स्पीसीज वो है जो आपस में इंटरब्रीड कर सके और उस दौरान रिप्रोडक्टिव आइसोलेट हो। पर यह कॉन्सेप्ट बैक्टीरिया और फॉसिल्स पर फेल हो जाता है। इस प्रॉब्लम को दूर करने के लिए फाइलोजेनेटिक स्पीसीज कॉन्सेप्ट आया। फाइलोजेनेटिक स्पीसीज कॉन्सेप्ट कहता है कि स्पीसीज एक इवोल्यूशनरी ट्री की सबसे छोटी ब्रांच है जिसमें जिसके मेंबर्स में एक यूनिक जेनेटिक या मॉर्फोलॉजिकल ट्रेट होता कॉमन है। ये इंटरब्रीडिंग पर डिपेंड नहीं करता है बल्कि डीएनए सीक्वेंस और स्टैटिस्टिकल डेटा पर डिपेंड करता है। लेकिन इसकी सबसे बड़ी प्रॉब्लम यह है कि अलग अलग जीन्स का डेटा उसे यूज करने पर अलग अलग ट्रीज बन जाते हैं। कॉन्सेप्ट पकड़ लिया, अब बात करते हैं ऑप्शन एनालिसिस और हर एक स्टेटमेंट को स्टेप बाय स्टेप तोड़ने की। स्टेटमेंट वन, ये स्टेटमेंट कहता है कि पीएससी सेक्सुअल और एसेक्सुअल दोनों ऑर्गेनिज्म पर अप्लाई होता है और रिप्रोडक्टिव आइसोलेशन पर डिपेंड नहीं करता। हमने कोर कॉन्सेप्ट में यही समझा था कि पीएससी का जन्म ही इसीलिए हुआ है ताकि एसेक्सुअल को क्लासिफाई किया जा सके। तो ये स्टेटमेंट कॉन्सेप्ट के हिसाब से बिल्कुल करेक्ट है। स्टेटमेंट टू ये कह रहा है कि पीएससी ऑब्जेक्टिव और स्टैटिस्टिकल टेस्टेबल जेनेटिक डेटा पर बेस्ड है। बिल्कुल सही। पीएससी में हम डीएनए सीक्वेंसिंग और क्लैडिस्टिक्स के बायोइन्फॉर्मेटिक्स सॉफ्टवेयर यूज करते हैं जो प्योर मैथ और स्टैटिस्टिक्स पर बेस्ड होता है। तो ये स्टेटमेंट भी एकदम सही है। स्टेटमेंट थ्री, ये स्टेटमेंट कहता है कि पीएससी अलग अलग डेटा सोर्सेस के लिए रोबस्ट है और हमेशा कंसिस्टेंट फाइलोजेनेसी देता है। ये पॉइंट पीएससी का सबसे बड़ा वीक पॉइंट है। इवोल्यूशनरी बायोलॉजी में जीन ट्री वर्सेस स्पीसीज ट्री एक बहुत बड़ा इशू है। अलग अलग जीन लोगे तो ट्री का स्ट्रक्चर बदल सकता है, इसीलिए ये कंसिस्टेंट नहीं होता। तो ये स्टेटमेंट फैक्चुअली गलत है। स्टेटमेंट फोर, ये स्टेटमेंट कहता है कि इस कॉन्सेप्ट से टेक्सोनोमिक इन्फ्लेशन हो सकता है। टेक्सोनोमिक इन्फ्लेशन का मतलब है फालतू में स्पीसीज की गिनती बढ़ जाना, क्योंकि पीएससी हर छोटे जेनेटिक डिफरेंस पर एक नया ब्रांच बना देता है। इसीलिए सब स्पीसीज को भी स्पीसीज से दर्जा नहीं मिल जाता और लिस्ट लंबी हो जाती है। ये पीएससी का एक वेल नोन ड्रॉबैक है और ये स्टेटमेंट करेक्ट है, क्योंकि क्वेश्चन में हमने हमें इनकरेक्ट स्टेटमेंट पूछा गया है तो हमारा सही आंसर निकल के आता है ऑप्शन नंबर थ्री। आखिर में आते हैं द एग्जामिनर ट्रैप पर। यहाँ एग्जामिनर ने लैंग्वेज को बहुत ही स्मार्ट यूज किया है। जब आप स्टेटमेंट थ्री पढ़ते हैं जिसमें रोबस्ट और कंसिस्टेंट जैसे पॉजिटिव वर्ड यूज हुए हैं तो एग्जाम प्रेशर में लगता है कि हाँ साइंटिफिक मॉडल है तो रोबस्ट एंड कंसिस्टेंट होगा। वहीं दूसरी तरफ स्टेटमेंट फोर में सफर एंड इन्फ्लेशन जैसे नेगेटिव वर्ड्स है। अक्सर स्टूडेंट सोचते हैं कि इनकरेक्ट स्टेटमेंट ढूंढना है तो जो नेगेटिव साउंड कर रहा है वही आंसर होगा और वो ऑप्शन फोर टिक कर देते हैं। लेकिन उन्हें नहीं पता कि टेक्सोनोमिक इन्फ्लेशन एक्चुअली में इस मॉडल की सच्चाई है, इसकी ड्रॉबैक है। एग्जामिनर चाहता है कि आप इस पॉजिटिव नेगेटिव टोन के ट्रैप में फंस जाए, इसीलिए कीवर्ड्स को हमेशा उसके बायोलॉजिकल कॉन्टेक्स्ट में पढ़ो, इंग्लिश डिक्शनरी के कॉन्टेक्स्ट में नहीं। चलिए
पार्ट 3 के इस आखिरी और 10th क्वेश्चन पर आते हैं। ये क्वेश्चन यूनिट 2 सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन से लिया गया है, स्पेसिफिकली मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर एंड फंक्शन और लिपिड एंकर्ड प्रोटीन के टॉपिक से। अगर आप वॉटसन या अल्बर्ट जैसी स्टैंडर्ड बुक्स पढ़ते हैं तो वहाँ सेल सिग्नलिंग और रैस रैब प्रोटीन के मेम्ब्रेन एंकरिंग पर एक पूरा सेक्शन होता है। ये सवाल वहीं से डायरेक्ट उठाया गया है। अब आते हैं क्वेश्चन डिकोडिंग एंड कोर कॉन्सेप्ट पर। क्वेश्चन कह रहा है कि रेस और रैब जैसे साइटोसोलिक प्रोटीन को प्लाज्मा मेम्ब्रेन पर चिपकाने के लिए प्रिनाइलेशन की जाती है। ये प्रिनाइलेशन प्रोटीन की किस अमीनो एसिड पर होती है? कोर कॉन्सेप्ट को समझते हैं। रेस और रैब सेल सिग्नलिंग के बहुत इंपॉर्टेंट जी प्रोटीन है। जब ये बनते हैं तो ये साइटोसोल में तैर रहे होते हैं। इन्हें मेम्ब्रेन पर अटैच करने के लिए सेल इनके अंदर एक लिपिड की टेल लगा देती है। इस प्रोसेस को प्रिनाइलेशन कहते हैं। प्रिनाइलेशन हमेशा प्रोटीन की आखिरी साइट पर यानी सी टर्मिनल्स पर होती है। वहाँ एक स्पेसिफिक 4 अमीनो एसिड का सीक्वेंस होता है जिसे CAAX बॉक्स कहते हैं। इसमें C का मतलब है सिस्टीन। लिपिड की टेल हमेशा इस सिस्टीन अमीनो एसिड के सल्फर ग्रुप पर ही अटैच होती है। कॉन्सेप्ट दिमाग में लॉक हो गया। अब बात करते हैं ऑप्शन एनालिसिस और हर एक स्टेटमेंट को एलिमिनेट करने की। ऑप्शन 1, सिस्टीन रेसिड्यूज एट और नियर द सी टर्मिनल्स। जैसे हमने कोर कॉन्सेप्ट में CAAX बॉक्स के थ्रू समझा, लिपिड टेल सी टर्मिनल्स के सिस्टीन पर लगाती लगती है, तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट है। ऑप्शन 2, सिस्टीन रेसिड्यूल एट द नियर द एन टर्मिनल्स। प्रिनाइलेशन तो सी टर्मिनल्स पर होती है, एन टर्मिनल्स जहां से प्रोटीन बनना शुरू होता है वहां तो नहीं होता, तो ये ऑप्शन तो गलत है। ऑप्शन 3, ग्लाइसिन रेसिड्यू एट द नियर सी टर्मिनल्स। CAAX बॉक्स में सिस्टीन टारगेट होता है, ग्लाइसिन नहीं, इसलिए ये आंसर भी गलत है। ऑप्शन 4, ग्लाइसिन रेसिड्यू एट द नियर द एन टर्मिनल्स। ये एक दूसरे टाइप का लिपिड एंकरिंग का टारगेट है जिसे मेरिस्टोलाइलेशन कहते हैं। मेरिस्टोलाइलेशन हमेशा एन टर्मिनल्स के ग्लाइसिन पर होता है, ग्रेनुलेशन नहीं, तो ये भी गलत है। इस क्लियर ऑप्शन के बाद हमारा करेक्ट आंसर निकल के आता है ऑप्शन 1। अब देखते हैं कि इस वीडियो की आखिरी द एग्जामिनर ट्रैप में एग्जामिनर यहाँ आपके दिमाग के साथ बायोकेमिस्ट्री का एक बहुत क्लासिकल खेल खेल रहा है। एग्जामिनर जानता है कि स्टूडेंट लिपिड एंकर पढ़ते हैं पर स्पेसिफिक अमीनो एसिड को मिक्स कर देते हैं। ट्रैप था सिस्टीन और ग्लाइसिन के बीच का कंफ्यूजन और साथ ही साथ सी टर्मिनल वर्सेस एन टर्मिनल का कंफ्यूजन भी। अगर आपने टेबल को ध्यान से नहीं पढ़ा तो एग्जाम प्रेशर में आप मिरिस्टोलाइजेशन और प्रिनाइलेशन को आपस में जम्बल्ड कर दोगे। इसीलिए ऐसी स्पेसिफिक डिटेल के लिए हमेशा शॉर्ट मेनोमेरिक बनाया करो, जैसे प्री CC स्टैंड्स फॉर प्रिनाइलेशन, सी टर्मिनल एंड सिस्टीन। तो फ्यूचर JRF इसके साथ हमारे पार्ट 3 का ये 10 क्वेश्चन यहाँ कंप्लीट होते हैं। आपने देखा कैसे एक प्रॉपर स्ट्रेटेजी, कॉन्सेप्चुअल क्लियरिटी और एग्जामिनर के टेप्स को पहचान कर हम किसी भी बाउंसर क्वेश्चन को बाउंड्री के बाहर भेज सकते हैं। CSI नेट क्लियर करने के लिए सिर्फ पढ़ना काफी नहीं है, ऐसे ही स्मार्ट डिकोडिंग अप्रोच चाहिए होती है। अगर आपको इस वीडियो से वैल्यू मिली हो और आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हुए हैं तो हिट करें लाइक बटन, चैनल को सब्सक्राइब करो और कमेंट्स में मुझे बताओ कि आज के 10 क्वेश्चन में से आपके कितने क्वेश्चन करेक्ट हुए। पार्ट 4 के लिए रेडी रहना। कीप स्टडिंग स्मार्ट, कीप फोकसिंग ऑन योर गोल एंड लेट्स दैट JRF टुगेदर। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।